Hey everyone, this is Advocate Farheen Ansari and welcome back to the channel. Well, आज के इस वीडियो लेक्चर में we shall cover part 4 of Indian Constitution which talks about directive principles of the state. Now, what is the meaning of directive principle? Well, बच्चों, हमने आर्टिकल 14 से 32 में कवर किया है कि एक इंडिविजुअल के फंडामेंटल राइट्स अंडर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या होते हैं. Now, फंडामेंटल राइट्स कवर माइक्रो एस्पेक्ट ऑफ एवरी इंडिविजुअल जैसे इक्वालिटी, नो डिस्क्रिमिनेशन, राइट टू लाइफ एंड फ्रीडम, राइट टू स्पीच एक्सेट्रा. अब ये फंडामेंटल राइट्स हमें ठीक से मिल रहे हैं या नहीं, इसी वजह से स्टेट के लिए कुछ रूल्स सेट किए हैं which they must follow and keep in mind while framing any laws, policies, guidelines etc. इसी फ्रेमवर्क को डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स कहा जाता है. डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स का ये कॉन्सेप्ट फ्रेमर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने आयरलैंड यानी आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो किया है which provides state का ड्यूटी in formulating any law in the country. Now, very important thing to note here is fundamental right is something which is enforceable. मतलब अगर किसी ने मेरे fundamental rights को affect किया है, I can take action against that person. लेकिन directive principles of the state are unenforceable, which means if the state has failed या फिर not followed any directive principles, you cannot take action against the state. इसीलिए डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को ड्यूटी से ज़्यादा डायरेक्शंस कहा गया है फॉर द स्टेट टू फॉलो और एटलीस्ट कीप इन देयर माइंड. फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑलवेज गो हैंड इन हैंड. ना फंडामेंटल राइट डायरेक्टिव प्रिंसिपल से बड़ा है और ना ही डायरेक्टिव प्रिंसिपल किसी वे में फंडामेंटल राइट से कम है. आर्टिकल 38 to 51 टॉक्स अबाउट डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट. अगर ये आर्टिकल को निचोड़ा जाए तो समझ आता है कि आर्टिकल 38 to 51 तीन चीज़ों का ध्यान में रखता है. नंबर 1 कि कंट्री में सोशल जस्टिस होनी चाहिए, नंबर 2 इकोनॉमिक जस्टिस होनी चाहिए एंड नंबर 3 पॉलिटिकल जस्टिस होनी चाहिए. नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड टू अंडरस्टैंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट अंडर आर्टिकल वाइज. आर्टिकल 38 बताता है कि स्टेट हमेशा इस चीज़ को कोशिश करेगा कि लोगों के वेलफेयर को अपलिफ्ट किया जाए. अब लोगों के वेलफेयर कैसे अच्छे होंगे जब देश में सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस हो जिस वजह से इनइक्वालिटीज़ ना हो. अब आर्टिकल 38 को ध्यान में रखते हुए स्टेट ने अलग अलग योजनाएं बनाई हैं जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना जो कि हाउसिंग लोन प्रोवाइड करता है. उसी तरह से लाड़की बहन योजना जो भी चल रही है फॉर हेल्पिंग एंड अपलिफ्टिंग वुमेन हुज इनकम इज़ बिलो अ सर्टेन लिमिट. उसी तरह से आर्टिकल 39 बताता है कि स्टेट इंश्योर करेगा कि सिटीजन्स को प्रॉपर लाइवलीहुड, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क मिले, प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज इन द कम्युनिटी एंड गुड हेल्थ एंड कंडीशन ऑफ वर्कर्स हो. अब आर्टिकल 39 को ध्यान में रखते हुए स्टेट ने काफ़ी लॉज फ्रेम किए हैं जैसे मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट, मिनिमम वेजेस एक्ट, इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट एक्सेट्रा. द नेक्स्ट इज आर्टिकल 39A which is inserted in the 42nd Amendment Act of 1976 under Indian Constitution. इसके अंदर स्टेट दो चीज़ इंश्योर करेगा. नंबर 1 इक्वल जस्टिस फॉर ऑल एंड नंबर 2 फ्री लीगल एड टू द पुअर पीपल. एंड इसीलिए स्टेट हैज़ कम अप विद नेशनल सर्विस लीगल सर्विस अथॉरिटी एंड प्रो बोनो लीगल सर्विसेज. द नेक्स्ट इज आर्टिकल 40 जहाँ स्टेट का ड्यूटी है कि विलेज के मैटर्स एंड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए पंचायत सिस्टम वहाँ बनाई जाए. द नेक्स्ट इज आर्टिकल 41 जो बताता है कि स्टेट इंश्योर करेगा राइट टू वर्क, एजुकेशन, वेलफेयर ऑफ अनएम्प्लॉयड पीपल एंड ओल्ड पीपल. अब इसी को अध्ययन करते हुए स्टेट हैज़ कम अप विद एक्ट्स सच एज पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ एक्ट ऑफ 1995, मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन एक्ट 2007. The next is Article 42 which provides state to ensure कि काम कर रहे वर्कर्स को एक प्रॉपर वर्किंग कंडीशन मिलनी चाहिए एंड अगर फीमेल वर्कर्स हैं तो उन्हें मैटरनिटी रिलीफ भी मिलनी चाहिए. दैट्स वाई वी हैव मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट ऑफ 2017. नेक्स्ट इज आर्टिकल 43 जो प्रोवाइड करता है स्टेट को टू एंश्योर काम कर रहे जितने भी वर्कर्स हैं उनको मिलने वाली वेज पगार डिसेंट होनी चाहिए जिससे उनके बेसिक नेसेसिटीज़ पूरे हो एंड एक डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग वो इंजॉय कर सकें. उसके साथ साथ काम कर रहे वर्कर्स को सोशल एंड कल्चरल अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलनी चाहिए. द नेक्स्ट इज आर्टिकल 43A एंड 43B. 43A was inserted in 42nd Amendment Act of 1976.
अक्सर इंडस्ट्रीज़ में काम करने वाले वर्कर्स को डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में इन्वॉल्व नहीं करने की वजह से बार बार इंडस्ट्रीज़ में स्ट्राइक, टर्नओवर, लेबर यूनियन के फ्रिक्शंस क्रिएट हो रहे थे। इसी कोर को ध्यान में रख के डायरेक्टिव प्रिंसिपल वाज एडेड फॉर स्टेट टू इंश्योर दैट वर्कर्स को पार्टिसिपेट करने दिया जाए इन द मैनेजमेंट ऑफ द इंडस्ट्रीज। The next is Article 43B, which was inserted in the 97th Amendment of 2011 for state to ensure कि वो cooperative societies के voluntary formation, democratic functioning को promote and ensure करे। Then the next is the most debated article of Indian Constitution, which is Article 44, which directs the state to bring one single law for all the citizen। अब जाहिर सी बात है, इंडिया जैसी डेमोक्रेटिक कंट्री में जहाँ डिफरेंट रिलीजन के लोग रहते हैं जिनके अपने अपने पर्सनल लॉज हैं, अब ऐसी सिचुएशन में कॉमन लॉ लाना इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। सरकार ने इस आर्टिकल को इंश्योर करने के लिए काफ़ी बार यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल पास करने की कोशिश भी की है, बट हर बार इस बिल के अगेंस्ट में लॉट ऑफ सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी हैज़ रेज देयर वॉइस ऑन द ग्राउंड दैट दिस कोड इज़ गोइंग टू वायलेट देयर फंडामेंटल राइट्स ऑफ फ्रीडम ऑफ रिलीजन। नेक्स्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बट क्वाइट अंडररेटेड आर्टिकल, विच इज़ आर्टिकल 45, जो स्टेट को डायरेक्ट करता है टू इंश्योर एजुकेशन एंड चाइल्ड केयर फॉर एवरी चाइल्ड। बट दुख की बात यह है कि आर्टिकल स्टेट को डायरेक्ट करता है टू इंश्योर एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन ओनली अंटिल द एज ग्रुप ऑफ 6 years। ना बच्चों, यूनेस्को की रिपोर्ट में यूनेस्को मेंशन्ड कि बच्चों को प्रॉपर केयर एंड अर्ली एजुकेशन की स्टार्ट बर्थ से 8 साल की उम्र तक होनी चाहिए, बिकॉज दिस इज़ द एज जहाँ बच्चों का ब्रेन डेवलपमेंट स्टेज पे होता है और अच्छी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन कैन ट्रेन दिस ब्रेन इन गुड डायरेक्शन, जिससे कि वो बच्चा आर्थिक, मानसिक, फाइनेंशियल, इकोनॉमिक एंड लाइफ के हर पड़ाव को प्रोडक्टिवली पार करेगा। इंडिया की बात करें तो आर्टिकल 15(2), आर्टिकल 17, 23, 24 एंड 21 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज टू चिल्ड्रन टू डेवलप इन अ हेल्दी मैनर एंड टू इंश्योर देयर डिग्निटी एंड फ्रीडम बाय प्रोटेक्टिंग देम फ्रॉम एक्सप्लॉयटेशन। However, आर्टिकल 45 के आने से पहले स्टेट का ड्यूटी वॉज टू इंश्योर एजुकेशन टू चिल्ड्रन अप टू द एज ग्रुप ऑफ 10 years, बट आर्टिकल 45 से रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ स्टेट रिड्यूस हो गया टू प्रोवाइड एजुकेशन टू चिल्ड्रन ओनली अप टू द एज ऑफ 6 years। क्या ये सही था? बिल्कुल नहीं। बहुत से कॉन्टेंटेशंस के बाद एंड सुप्रीम कोर्ट के काफ़ी जजमेंट्स के बाद 2002 में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 21A को इंट्रोड्यूस किया गया, विच प्रोवाइड्स द राइट टू एजुकेशन एज अ फंडामेंटल राइट फॉर चिल्ड्रन बिटवीन द एज ऑफ 6 and 14 years। फर्दर 2020 में स्टेट केम अप विद नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, जिसमें पूरे एजुकेशन सिस्टम को रीवैम्प करके एक नए एजुकेशन सिस्टम को लाने की बात की गई। A detailed video on national education policy is already provided on my channel. Do check out for more details. The next is Article 46, जो स्टेट को डायरेक्ट करता है टू प्रमोट द एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड अदर वीकन सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी, ताकि इस कैटेगरी के लोगों को सोशल इनजस्टिस एंड एक्सप्लॉयटेशन से बचाया जा सके। द नेक्स्ट इज आर्टिकल 47, जो 3 इंपॉर्टेंट चीज़ों के लिए स्टेट को डायरेक्ट करता है। नंबर 1, कंट्री में शराब एंड ड्रग्स पे रिस्ट्रिक्शंस होने चाहिए। नंबर 2, कंट्री में लोगों के अंदर हेल्दी लाइफ की अवेयरनेस बढ़ानी चाहिए। एंड लास्टली, कंट्री में न्यूट्रिशन लेवल्स को कैसे इंप्रूव किया जाए इसकी कोशिश करते रहना चाहिए, अलॉन्ग विथ फोकसिंग ऑन इम्प्रूविंग द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। अब भले आर्टिकल 47 लोगों के बेटरमेंट के लिए है, बट स्टेट ने जब जब ये डायरेक्टिव पे काम करने की कोशिश चालू की है तब तब लोग इसके खिलाफ खड़े हुए हैं, ओनली विद द रीज़न दैट अगर शराब एंड सिगरेट की इंडस्ट्री बंद हो गई तो एक साथ काफ़ी लोग अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे, जिसके नतीजे सोशल क्राइम बढ़ जाएगा। इनफैक्ट आदिवासी कम्युनिटी ने तो ये भी आर्ग्यू किया है कि अगर अल्कोहल को बैन किया गया तो ये उनके रिलीजियस राइट्स को अफेक्ट करेगा। नेक्स्ट इज आर्टिकल 48, विच फोकसेज ऑन स्टेट का ड्यूटी टू ऑर्गेनाइज एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री, जहां मॉडर्न एंड साइंटिफिक टेक्निक्स का यूज़ करके डिफरेंट ब्रीड्स ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स प्रिजर्व किए जाएंगे, वहीं स्लॉटरिंग ऑफ काव्स को प्रोहिबिट किया जाएगा। जब यह आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन में 24 नवंबर 1948 में इंट्रोड्यूस हुआ, इट ब्रॉट अ लॉट ऑफ डिस्कशन। जहां हिंदू मेंबर्स ये आर्टिकल को सपोर्ट कर रहे थे, वहीं मुस्लिम मेंबर्स वर अगेंस्ट द सेम। आर्ग्यूमेंट कॉन्स्टिट्यूशन से हटकर रिलीजियस सेंटिमेंट्स पे चला गया, जहां हिंदू मेंबर्स स्टेटेड दैट काउ एंड कैटल इन रिलीजन होल्ड्स अ वेरी स्पेशल स्टेटस इन हिंदू कल्चर,
वही द ऑपोजिट मेंबर स्टेटेड दैट इंडिया जैसी कंट्री में जहां काउ एंड कैटल्स आर सो ह्यूज इन नंबर, लार्ज नंबर ऑफ डेड वेट कैटल के सिवाय इकोनॉमी को नुकसान के अलावा और कुछ नहीं होगा। एंड स्टैटिस्टिक्स की बात करें तो इंडिया रैंक्स टॉप 5 कंट्रीज़ में आती है इन द वर्ल्ड इन द एक्सपोर्ट ऑफ मीट एंड बीफ। एनीवेज, सरकार ने अपनी ड्यूटी को पूरा करने के लिए प्रिवेंशन ऑफ क्रूअलिटी टू एनिमल्स, रेगुलेशन ऑफ लाइफ स्टॉक मार्केट रूल्स 2017 इंट्रोड्यूस किया, विच इंडायरेक्टली इम्पोज्ड बीफ बैन। कंट्री भर से प्रोटेस्ट आए, स्पेशली स्टेट्स लाइक केरला, तमिलनाडु एंड वेस्ट बंगाल। The next is Article 48A, which was later inserted in the 42nd Amendment Act, which aims to protect and improve the environment and to safeguard forest and wildlife. इसी ड्यूटी को पूरा करने के लिए स्टेट हैज़ फ्रेम्ड लॉट ऑफ रेगुलेशंस इंक्लूडिंग Environment Protection Act of 1986. Next is Article 49, which provides the duty of the state to take necessary steps to protect and preserve monuments, places and objects of artistic or historic interest which are declared to be of national importance. अब ये बहुत ज़रूरी भी है ताकि कंट्री में इंटरनेशनल टूरिज्म बढ़े एंड फॉरेन करेंसी ज़्यादा से ज़्यादा आए। The next article is Article 15, which is important, where it provides the duty of the state to separate judiciary from the executive. बच्चों, इंडियन गवर्नमेंट के 3 ऑर्गन्स हैं, लेजिस्लेटिव, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड जुडिशरी। लेजिस्लेटिव वो है जो लॉ बनाते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव वो है जो लॉ फॉलो करवाते हैं जैसे पुलिस, एंड जुडिशरी वो है जो लॉज को इंटरप्रेट करते हैं जैसे कि कोर्ट्स एंड जजेस। अब सिंपल सा रूल है, बॉडी का एक ऑर्गन वही काम करेगा जिसमें वो माहिर है, उससे अगर कोई और रोल करवाओगे तो वो ऑर्गन ठीक से काम नहीं कर पाएगा। इसी को एक और एग्जाम्पल से समझा जा सकता है कि अगर सब पावर्स आपने किसी एक को दे दिया तो अब्यूज़ ऑफ पावर होने के चांसेस हाई है। इसीलिए आर्टिकल 50 इंश्योर करता है कि जुडिशरी एंड एग्जीक्यूटिव के ड्यूटीज़ इंटरमिंगल नहीं होने चाहिए टू अवॉइड कॉन्फ्लिक्ट्स एंड शुड बी क्लियरली सेपरेटेड। Now the last directive principles of the state under Article 51 is to promote international peace and integrity. जाहिर सी बात है, आस पड़ोस और नेबरिंग कंट्री के साथ हमारे रिश्ते और ताल्लुक स्ट्रॉन्ग होने चाहिए इन ऑर्डर टू अवॉइड इन कॉन्फ्लिक्ट, वर्ल्ड में अमन और पीस बना रहे। So बच्चों, this was directive principles of the state covering from Article 38 to 51. Hope you've understood the same clearly. In case of any doubts, do let me know in the comments below. Also, the notes of Indian Constitution is provided in my Telegram group, of which the link is provided in the description. Until we meet next time with the next video, thank you everyone and bye-bye.